हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे के प्रश्नों को। पिछले वीडियो तक हमने इन 8 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। 8 नहीं, सॉरी माफ़ करना, 9 और 10 प्रश्नों को, यानी 10 तक के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया था, 10 नंबर तक। इस वीडियो में हम लोग 11 और इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं यहाँ 20 नंबर तक सबको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थ्योरी के साथ साथ अभ्यास के प्रश्नों को भी मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में अधिकांशतः इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद ये अभ्यास के प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पे वीडियो देख सको और आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ हम लोग 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं। देखो, चूंकि ये जो बुक है ना, ये मेरे भाई की बुक है। उसने ये सेशन देख सकते हो 2019-20 में ये शायद 10th किया था। तो ये जो अभी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो यहाँ आप जानते हो कि कुछ बुक्स बदल गई हैं, एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर हट गए हैं। तो यहाँ मैंने ये सारा का सारा मिला लिया है। ये क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर में कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि मैं ओल्ड पैटर्न के आधार पे पढ़ा रहा हूँ। मैं नए पैटर्न के ही आधार पे पढ़ा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हट गए उसको मैं खुद छोड़ दूंगा। मैं पहले मिला लिया हूँ न्यू बुक से, PDF है मेरे पास न्यू बुक का, उसके बाद ही ये मैं आपको सारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओल्ड में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको नए पैटर्न के ही आधार पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 11 नंबर कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, होता क्या है। वियोजन अभिक्रिया में होता यह है कि इसमें वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद होता है, एकल अभिकारक होता है और वह 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। और वही संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक उत्पाद होते हैं और मिलकर उत्पाद बोल रहा हूँ, अभिकारक होते हैं और मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको उदाहरण दूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दूँ, देखो वियोजन अभिक्रिया का सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जब इसको हम लोग ऊष्मा प्रदान करते हैं, यानी इसको एक तरह से हम कहें तो गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। तो तीर के इधर आप जानते हो कि ये जो चीज़ें होती हैं ये अभिकारक होती हैं और इधर वाली तीर के इधर वाली चीज़ें उत्पाद होती हैं। तो यहाँ पे देखो एकल अभिकारक था, ये 2 उत्पाद में टूट गया। ये वियोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, देखो जैसे आपका जैसे कार्बन ही है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दोनों देख सकते हो अभिक्रियाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो उदाहरण से ये पता चल जा रहा है। तो इसका कैसे आप लोग लिखोगे, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आप लिखोगे ऐसे, मतलब सिंपल उत्तर लिखोगे। ठीक है, और फर्स्ट में वियोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल दोगे और वियोजन अभिक्रिया की जो डिफिनीशन है उससे लिख दोगे और एक उदाहरण लिख दोगे। ठीक, और फिर संयोजन अभिक्रिया का हेडिंग डालोगे और इसका डिफिनीशन लिखकर एक उदाहरण लिख दोगे। आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। क्या सिंपल भाषा में ये भी लिख सकते हो कि वियोजन, सीधे उत्तर डालकर कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है और संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखने पे ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के मतलब बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग हैं।
या विपरीत है, इसलिए इसे हम लोग एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप लोग बनाकर अपने मन से लिख सकते हो। बाकी सबसे अच्छा है कि उत्तर डालकर एक बार वियोजन अभिक्रिया का हेडिंग डालकर उसकी डिफिनीशन लिखकर उदाहरण लिख दीजिए, और एक बार संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डालकर इसकी डिफिनीशन लिखकर और इसका आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, तो उसी में तो आप समीकरण लिख दिया आप, तो बस आपका काम हो गया, पूरा आपका काम खत्म। ठीक है, तो ये हुआ आपका 11 नंबर प्रश्न। अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इधर है, इधर इस बगल, एक मिनट, इधर हम लोग आ जाते हैं। इधर रुक जाओ, नीचे एक बुक लगा लेता हूँ यहाँ इसको, ताकि बराबर हो जाए, अच्छा रहे। चलो अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और अच्छा दिखेगा। चलो, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती। ओके, देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि अब अभी हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक होता है और उसको हम लोग ऊष्मा देते हैं, वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में मतलब बन जाता है, उससे दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है। तो यहाँ हम लोग जो ये ऊष्मा है, ऊष्मा के रूप में हम लोग कभी कभी डायरेक्ट ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा मीन्स एक तरह से आग बोल सकते हैं, या ऊष्मा के तौर पे हम लोग प्रकाश भी तो दे सकते हैं, सनलाइट या कोई भी। उसके अलावा विद्युत धारा भी, क्योंकि विद्युत धारा में भी आपका ऊष्मा होता है, तो विद्युत धारा भी दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रियाओं का उदाहरण लिखिए या समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती हो। तो चलो लिखते हैं फर्स्ट अभिक्रिया यहाँ पे लिख देंगे उत्तर, और फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे क्या, ऊष्मा द्वारा वियोजन। यहाँ लिख देंगे ऊष्मा द्वारा वियोजन, आप लिखते रहना। और यहाँ फर्स्ट में हम लोग ऊष्मा द्वारा वियोजन का उदाहरण, जैसे पीबी नाइट्रेट का मैं ले लेता हूँ, PbNO3। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस, ये आपका पीबी लेड नाइट्रेट हो गया। जब इसका हम लोग तापन करते हैं या इसको ऊष्मा देते हैं तो यह क्या होता है कि पीबी ऑक्साइड, पीबी ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, तापन या एक तरह से ऊष्मा द्वारा वियोजन एक तरह से हो गया। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड आप लोग का प्रकाश द्वारा वियोजन का उदाहरण, प्रकाश द्वारा वियोजन। बाकी इसको हम लोग अभी संतुलित नहीं किए हैं, चलो इसको हम लोग संतुलित भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ Pb है, इधर Pb हम लोग का। ठीक है, उसके बाद NO3 नाइट्रेट आयन है, लेकिन यहाँ नाइट्रेट आयन नहीं है, तो हम लोग N को अलग, नाइट्रोजन और O यानी ऑक्सीजन को अलग देखते हैं। तो यहाँ नीचे दो है, तो हम लोग का दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, एक है, तो यहाँ हम लोग दो लिखेंगे। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन ही यहाँ, 2 ऑक्सीजन ही यहाँ, और यहाँ पे हम लोग का एक ही ऑक्सीजन है भाई। तो यहाँ तो अब गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं यहाँ आगे 2 लगा दूँ तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, Pb ऑक्सीजन 2 बढ़ जाएगा। अगर मैं यहीं पे लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन तो हम लोग का ये 3 दूना के 6 हुआ, तो 2 4 दे 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 नाइट्रोजन। अब हम लोग का Pb, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा ना, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं ठीक है। ये आप लोग का इस तरह से दिक्कत होगा, यहाँ हमें 4 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे भी तो फर्क पड़ेगा। अब देखो ये संतुलित हो गया पूर्ण रूप से। जैसे हम लोग का 2Pb, तो यहाँ पे 2Pb क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन हम लोग देखते हैं, तो या आगे 2 है और नीचे इसके 2, तो 2 दूना के 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ 4 नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 तो आगे पहले ही है, और 3 दूना के 6, और इधर हम लोग देखते हैं 2 यहाँ पे और 4 दूना के 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी हम लोग का कितना हो गया, 2 2 4 8 4 12 हो गया। और यहाँ पे देखो 3 दूना के 6 और आगे 2 है, तो 6 दूना के 12, यानी यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन। तो ये हम लोग का संतुलित है, यहाँ पे 4 लगाएंगे। तो इस प्रकार आप संतुलित भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और संतुलित करना ही चाहिए, उदाहरण आप लिखते हो तो उसमें संतुलित भी कर देना चाहिए समीकरण को। अब देखो प्रकाश द्वारा वियोजन हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमें ऊष्मा द्वारा, प्रकाश और विद्युत तीनों का उदाहरण देना है। तो पहला हमने ऊष्मा द्वारा दे दिया, उसके बाद प्रकाश द्वारा वियोजन। तो प्रकाश द्वारा वियोजन जैसे हम लोग का AgBr, ठीक है, ये हो गया। हमने
कल इसको देखा था, जब इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं यानी सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट या सूर्य का प्रकाश हम लोग लिख देते हैं। तो होता क्या है कि AgBr से, ठीक है, Ag अलग हो जाता है और ये ब्रोमीन जो होता है वो गैसीय रूप में उड़ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया होती है। तो आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉरी यहाँ Br2 होगा क्योंकि ये गैसीय रूप में है, तो यहाँ Br2 होगा। अब इसको हम लोग संतुलित करें तो देखो ब्रोमीन यहाँ पे इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो अभी तो ब्रोमीन 2 होगा। और उसके अलावा Ag यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 Ag होगा। ये आपका संतुलित भी हो गया, सिंपल। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल प्रकाश द्वारा वियोजन का, ठीक है। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल होता है AgCl का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम लोग सनलाइट के द्वारा इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं, तो Ag हम लोग का अलग हो जाता है और क्लोरीन गैसीय रूप में उड़ जाता है ऊपर, यानी अलग हो जाता है एक तरह से। इसको भी हम लोग अब संतुलित कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो कोई भी एग्जाम्पल आप एक लिख सकते हो। चलो, अब ये 1 2 हो गया। अब तीसरा हम लोग का कौन सा वियोजन है? विद्युत द्वारा वियोजन। तो विद्युत द्वारा वियोजन यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो और इसका समीकरण लिख दो, क्योंकि हमें चूंकि समीकरण ही लिखना है। तो विद्युत द्वारा वियोजन में सबसे फेमस हम लोग का जल। जी हाँ मेरे दोस्त, कारखानों में यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल को क्या किया जाता है कि अम्लीय विलयन में इसको मतलब मिलाकर और अधिक विद्युत उसमें प्रवाहित करने पर वह क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, ठीक है। जहां आप लोग का ऑक्सीजन कैथोड पर और हाइड्रोजन एनोड पर एकत्रित हो जाता है। चलो, तो ये आप एग्जाम्पल लिख देना, काम खत्म, ठीक है। तो इसको अगर आपको संतुलित करना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 हमें लगाना पड़ेगा। तो ये आपका संतुलित भी हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों गैसीय रूप में होते हैं तो आप यहाँ जी लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में जल होता है तो यहाँ पे आप लिक्विड ऐसे लिख भी सकते हो। तो ये हुआ हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल। तो आशा करता हूँ हम लोग का ये मतलब 12वां प्रश्न आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट यानी 13 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये क्या है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब देखो सिंपल, इसमें भी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में हम अंतर पूछ रहे हैं, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आप 13 प्रश्न का उत्तर लिखकर और सबसे पहले आप विस्थापन अभिक्रिया है ना, हाँ, तो विस्थापन अभिक्रिया के हेडिंग डालोगे और विस्थापन अभिक्रिया का जो भी डिफिनीशन है यहाँ पे लिख दोगे और उसका उदाहरण लिख दोगे, और फिर यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया उसका मतलब परिभाषा एक तरह से डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल लिख दोगे, आपका काम खत्म। तो विस्थापन अभिक्रिया एक्चुअली होती क्या है, आप सब लोग जानते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें मतलब कोई जो तत्व है किसी विलयन के या किसी यौगिक से उस किसी अन्य तत्व को विस्थापित कर दे, वो क्या होती है, एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें होता है ऐसा कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, सिंपल। और उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे क्या, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे जिंक है। जिंक अधिक मतलब अभिक्रिया होता है, अभिक्रियाशील होता है कापर की अपेक्षा। तो कापर का कोई भी, जैसे कापर क्लोराइड, इसका विलयन हो गया। अब क्या होगा कि यह जिंक जो होगा इस कापर क्लोराइड से कापर को विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा, उसके जगह स्वयं आ जाएगा तो जिंक क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। और प्लस आपका ये कापर यहाँ से अलग हो जाएगा, सिंपल। तो ये जो अभिक्रिया हुई ये किस चीज़ की अभिक्रिया हुई, तो विस्थापन अभिक्रिया की, क्योंकि यहाँ से कापर को जिंक विस्थापित कर दिया। और उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं आपको दूं तो जैसे मान लो यहाँ AB कोई तत्व है और यहाँ पे कोई CD तत्व है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ भी 2 पदार्थों का हम लोग का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ से मान लो C इसमें चला गया और B इसमें आ गया, मतलब एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें कोई उसका तत्व आ जाएगा। तो ये विस्थापन द्विविस्थापन होता है, क्योंकि 2 चीज़ों का विस्थापन हो रहा है। तो आप इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। और 2 उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड
अभिक्रिया करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो होता क्या है कि यहाँ पे मतलब यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और यह सोडियम से अभिक्रिया कर क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और साथ में यहाँ पे ये OH और ये H मिलकर H2O यानी जल का निर्माण कर लेते हैं। सिंपल। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण एक तरह से हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हुआ कौन सा 13 नंबर प्रश्न। अब चलो 14 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि सिल्वर यानी वही Ag, ठीक है, यानी चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कापर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सिंपल है, किस द्वारा विस्थापित किया जा रहा है? कापर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से। ओके, यानी जब कापर अभिक्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, जब इससे क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा क्या? आपका कापर। तो यहाँ से कापर करेगा क्या कि जो चांदी है ना, इसको विस्थापित कर देगा एक तरह से। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप लोग होगा क्या कि जो कापर होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है यहाँ चांदी की अपेक्षा, तो चांदी के यौगिक से इस चांदी को ये कापर हटा देगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? कापर नाइट्रेट CuNO3। ठीक है, ये कापर आपका नाइट्रेट हो जाएगा, चूँकि यहाँ ट्वाइस लगेगा क्योंकि कापर पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये कापर नाइट्रेट हो गया CuNO3 ट्वाइस। ठीक है, और प्लस Ag यानी चांदी यहाँ से अलग हो जाएगा इसमें से। अब इसको हम लोग थोड़ा संतुलित भी कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए देखो यहाँ कापर एक, ठीक है, चांदी हम लोग का देखो एक, लेकिन यहाँ पे NO3 नाइट्रेट आयन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम लोग 2 लगा देते हैं, तो 2 Ag 2 बढ़ जाएगा हम लोग का, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो ये पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। नाइट्रेट आयन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, और 2 Ag है, यहाँ पे भी 2 Ag, कापर हम लोग का 1 है, कापर 1 है, संतुलित हो गया। तो केवल ये हम लोग की इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना था, तो ये हम लोग का समीकरण हो गया। बस उत्तर में आप यही लिख दोगे अगर ये प्रश्न आता है तो। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का 14 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं। ओके, जो अगला प्रश्न है आप लोग देख सकते हो 15 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर समझाइए। तो चलो, ये 15 नंबर प्रश्न का आप उत्तर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे? देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है? ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अविलय लवण बनता है और जो विलयन से पृथक हो जाता है। ठीक है, वही क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया होती है या अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। और अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले, तो जैसे आपका AgNO3 जो होता है, ठीक है, यानी सिल्वर नाइट्रेट, जब यह अभिक्रिया करता है NaCl से यानी सोडियम क्लोराइड से, तो यह किस चीज़ का निर्माण करता है? यह AgCl, और लगभग यह मतलब विस्थापन अभिक्रिया के जैसा ही हुआ, और प्लस द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरह NaNO3 का निर्माण करता है। सिंपल, ये उदाहरण हो गया इसका अवक्षेपण अभिक्रिया का, और इसमें डिफिनीशन यही लिख दोगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है। ठीक है, वही क्या होता है? आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। सिंपल, और ये उदाहरण लिख दोगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। चलो, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 15। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या है कि ऑक्सीजन की योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। ओके, और पहला है उपचयन, सेकंड है अपचयन। पहला क्या है? उपचयन, और दूसरा है अपचयन। इसको तो हमने अच्छे से पढ़ा है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, वो क्या होती है? वो अपचयन अभिक्रिया होती है। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखो, उपचयन में ये भी बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का एक तरह से योग और हाइड्रोजन की कमी एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो धन विद्युतीय तत्व होता है। लेकिन यहीं पे हम लोग इतने में ही रहने देते हैं। उपचयन में आप लोग मतलब ये लिखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया में ये लिखना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, ठीक है। अब इसका हमें 2-2 उदाहरण लिखना है, तो 2-2 उदाहरण। सबसे पहला हम लोग का इसका सबसे फेमस एक उदाहरण है। देखो, आपका जब कॉपर ऑक्साइड
अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो होता क्या है, इसका तापन करते हैं, यानी इसको एक तरह से उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यह यहाँ से कॉपर विस्थापित हो ऑक्सीजन हट जाता है यहाँ से, ठीक है, और कॉपर केवल बचता है, और यह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है। तो यहाँ देखो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ ऑक्सीजन की यहाँ से देखो क्या हुई, कमी हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया एक तरह से हम लोग, सॉरी माफ करना, यहाँ ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हो गई, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन की आपकी क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ आपका अपचयन हो गया, यहाँ पे अपचयन हो गया, और यहाँ देखो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एक तरह से वृद्धि हो गई, तो ये उपचयन हो गया यहाँ पे, सिंपल। तो ये आप लोग मतलब सबसे ये फेमस उदाहरण है, ठीक है। आप एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो इसको। क्लियर, चलो आशा करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलो अगला प्रश्न 16 के बाद 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को, ओके, कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स मतलब कोई भी वो तत्व हो सकता है, यहाँ पे एक्स केवल लिखा है उसी को हमें पता करना है। तो कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का ओके हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। देखो वह मतलब जो चमकदार तत्व एक्स होगा वह कॉपर होता है। जब इसे हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह उपचयित होकर काले रंग का हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग अभिक्रिया की बात करें तो देखो हम लोग का यहाँ पे ये कौन प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है। ये कॉपर हो गया, जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है यानी वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है इसे, ठीक है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप होता क्या है, वायु की उपस्थिति में गर्म यानी वही इसको हम लोग मतलब तापन इसका करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि यह कॉपर ऑक्साइड का यौगिक बना लेता है, ठीक है। तो ये कॉपर ऑक्साइड का यौगिक बनाने के कारण यह काले रंग का हो जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, गर्म करने पर वह हो इस तत्व एक्स का नाम और काले रंग का यौगिक बताइए। ओके, उस तत्व का नाम कॉपर है और वो यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड है। यौगिक का नाम ही पूछ रहा है ना, हाँ, तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा यौगिक का नाम, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसको हमें संतुलित भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमें 2 करना पड़ेगा, और चूंकि 2 कॉपर हो गया तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, बस ये संतुलित भी हो गया, काम खत्म। 17 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है, हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, सिंपल, इतना ही लिख सकते हो कि लोहे की वस्तुओं को हम लोग संक्षारण से बचाने हेतु उसको पेंट करते हैं, ठीक। चलो आगे हम लोग बाकी इसको और डिटेल में आप बनाकर लिख सकते हो कि लोहे की वस्तुओं को हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में मतलब न आने के लिए उसे पेंट करते हैं। अगर वो हवा या आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो वह मतलब उस पर जंग लग जाता है और वह संक्षारित होने लगती है। ऐसे बना कर लिख सकते हो, लेकिन सिंपल में आप लोग लिख दोगे यही कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने हेतु उसे पेंट किया जाता है, सिंपल। तेल एवं वसायुक्त, अगला प्रश्न है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित क्यों किया जाता है? ओके, देखो तेल एवं वसायुक्त जैसे चिप्स होता है, देखो आपने चिप्स देखा होगा, मार्केट में चिप्स जो आते हैं वो काफ़ी मतलब उनके पैकेट फूले फूले होते हैं। आप सोचते हो कि उसमें हवा भरी होती है चिप्स के पैकेट में, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें आपका नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, और यह अभिक्रिया जल नहीं करता है उसके अंदर, जिससे वह अधिक दिनों तक उसमें जो भी जैसे चिप्स होते हैं अधिक दिनों तक मतलब सरवाइव किए रहते हैं या रहते हैं, सिंपल यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ प्रश्न कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो यही लिख सकते हो कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक का काम करता है, जिससे वह जल्द अभिक्रिया नहीं करता है और जिससे जो भी तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं अधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। अगर वही हम लोग चिप्स के पैकेट को देखो, थोड़ा सा अगर हम लोग फाड़ कर छोड़ दे तो उसमें हवा जाने लगेगा और वो वायु यानी हवा से अभिक्रिया कर मतलब
कुछ ही दिनों में वो सड़कर मतलब गंध देने लगेगा, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये और उसी प्रक्रिया को, गंध देने की वही प्रक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। यहाँ जो प्रश्न है, चलो अभी पढ़ते हैं उसको। तो ये प्रश्न आपका हो गया 20वां प्रश्न है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ओके, पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई सब लोग जानते हो संक्षारण के बारे में। संक्षारण कुछ ऐसा होता है कि जब हम लोग मतलब कोई भी वस्तु, जैसे लोहा है, ठीक है, लोहे को हम लोग खुली नमी में, वायु में रख दें तो उसके ऊपर आप जानते हो कि एक भूरे रंग का मतलब एक पदार्थ जम जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जंग लगना। ठीक है, जंग लग जाना। ठीक है, और जंग लगकर वो लोहा मतलब टूट टूट कर थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है, यानी वही होता है संक्षारण। ठीक है, सिंपल। तो जब इसका डिफिनीशन अब कैसे लिखोगे, संक्षारण क्या होता है, तो ऐसे लिख दोगे कि जब कोई वस्तु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या अम्ल के भी संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग संक्षारण बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, अब और वही लोहे पे जो लोहे का जो संक्षारण होता है उसको हम लोग जंग लगना एक तरह से भी बोल सकते हैं। ये आपका हो गया 20वें का या ए वाला प्रश्न। और इसमें बी वाला जो प्रश्न है विकृत गंधिता, तो सिंपल वही विकृत गंधिता क्या होती है, जब वही लिख दोगे, जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो वो वायु से अभिक्रिया कर जल्द खराब हो जाते हैं, जिसके कारण उनका मतलब उनसे गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। और इसको रोकने के लिए हमें अगर उपाय ढूंढना है तो उपाय में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल वही नाइट्रोजन प्रतिअक्सीकारक का हमें उपयोग करना होता है, और या फिर वायुरोधी जो बर्तन होते हैं जिसमें वायु प्रवेश न कर सके उसमें हम लोग इन पदार्थों को रखते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो ये आपका 20वां प्रश्न हम लोग का सॉल्व हो गया। तो जो ये फर्स्ट चैप्टर था उसके हमने अभ्यास के प्रश्नों को भी पूरा इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर लिया। 3 वीडियो में हमने अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व किया, और शायद 3 वीडियो में हमने जो यहाँ ये सब कॉन्सेप्ट की वीडियो थी, इधर जो हमने सब अभिक्रियाओं के बारे में या जो भी चीज़ें हो गई उनके बारे में पढ़ा था, तो वो थी। तो 6 वीडियो इस चैप्टर की हुई, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सबको देख लेना। मतलब 30 मिनट 32 मिनट इसी तरह वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। सबको देखकर आप क्लियर कर लेना, ये आपका पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग जो यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये अम्ल क्षारक एवं लवण देखते हैं, इससे स्टार्ट करेंगे या ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 हो जाएगा एक तरह से बोल सकते हैं, या इधर हम लोग का इधर साइज चैप्टर नंबर 10 आपका, ये तो बायोलॉजी वाला सेक्शन। इधर यार मैं आ जाता हूँ, इधर आपका चैप्टर नंबर 10 है कि 9 है पता, हाँ ये आपका लाइट वाला चैप्टर, यानी ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। तो देखते हूँ इसको स्टार्ट करूँगा या उसको, ये हम लोग का यही हुआ ना, हाँ ये मेंडल, ये बायोलॉजी है, ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। यहाँ पे प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन, तो देखते हैं किसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी चलो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।